न्याय, यह शब्द सुनने में कितना पवित्र और ताकतवर लगता है ना। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन जब एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान का सामना इस समाज की भ्रष्ट और ताकतवर व्यवस्था से होता है, तब क्या सच में सच्चाई जीत पाती है, या फिर उस विशाल सिस्टम के तूफान में एक आम इंसान की हैसियत सिर्फ एक तिनके जैसी रह जाती है, जिसे हवा अपनी मन मर्जी से कहीं भी उड़ा ले जाती है। नमस्कार सभी को। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक ऐसे संसार में कदम रखने जा रहे हैं जो उनके चिर परिचित प्रेम और दर्शन की दुनिया से बिल्कुल अलग है। आज वो हमें समाज का एक ऐसा कड़वा आईना दिखाने वाले हैं जिसकी दरारें आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। आज की कहानी है तिनके का संकट। यह कहानी है गांव के एक बेहद सम्मानित और उसूलों वाले इंसान हरिहर भट्टाचार्य की, जिन्होंने एक मजलूम को आश्रय देने की कीमत एक बहुत बड़ी विपत्ति मोल लेकर चुकाई। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की यथार्थवादी रचना तिनके का संकट। वाचन आपके अपने आशुतोष शर्मा का है। जमींदार के नायब गिरीश बसु के अंतःपुर में प्यारी नाम की एक दासी काम में लगी। उसकी उम्र भले ही कम थी, पर स्वभाव अच्छा था। दूर पराए गांव से आकर कुछ दिन काम करने के बाद ही एक दिन वह वृद्ध नायब की प्रेम दृष्टि से आत्मरक्षा के लिए मालकिन के पास रोती हुई हाजिर हुई। मालकिन बोली, बेटी, तू दूसरी जगह चली जा। तू तो अच्छे घर की लड़की है, यहां रहने पर तुझे परेशानी होगी। यह कहकर चुपचाप कुछ पैसे देकर उसे विदा कर दिया। पर भागना इतना आसान नहीं था। हाथ में राह खर्च भी थोड़ा था, इसलिए प्यारी ने गांव में हरिहर भट्टाचार्य महाशय के घर पर आश्रय लिया। उनके समझदार बेटों ने कहा, बाबूजी, क्यों नाहक विपत्ति मोल ले रहे हैं? हरिहर ने उत्तर दिया, विपत्ति स्वयं आकर आश्रय मांगे तो उसे लौटाया नहीं जा सकता बेटे। गिरीश बसु ने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, भट्टाचार्य महाशय, आपने मेरी नौकरानी क्यों फुसला ली? घर में काम की बड़ी असुविधा हो रही है। उत्तर में हरिहर ने दो चार खरी बातें कड़े स्वर में कहीं। वे सम्मानित व्यक्ति थे, किसी के खातिर कोई बात घुमा फिराकर कहना नहीं जानते थे। नायब मन ही मन पर निकली चींटियों के साथ उनकी तुलना करता चला गया। जाते वक्त बड़े आडंबर के साथ उनकी चरण धूली ली। 2-4 दिनों के बाद ही भट्टाचार्य के घर पर पुलिस आ धमकी। गृह स्वामिनी के तकिए के नीचे से नायब की पत्नी के कानों का एक जोड़ा झुमका मिला। दासी बेचारी चोर प्रमाणित होकर जेल चली गई। भट्टाचार्य महाशय को अपने देश प्रसिद्ध दबदबे के जोर पर चोरी के माल के संरक्षण के अभियोग से मुक्ति मिली। नायब ने फिर ब्राह्मण की चरण धूली ली। ब्राह्मण ने जाना उनके अभागिन को आश्रय देने के कारण ही प्यारी पर यह घोर संकट आया है। उनके मन में कांटा चुभा रहा। उनके बेटों ने कहा, जमीन जायदाद बेचकर कलकत्ता चलें, यहां बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। हरिहर ने उत्तर दिया, पैतृक घर मेरे से नहीं छोड़ा जाएगा। भाग्य में बदी होने पर विपत्ति कहाँ नहीं आती। इसी बीच गांव में नायब द्वारा अत्यधिक कर वृद्धि की कोशिश में रैयत विद्रोही हो उठी। हरिहर की सारी जमीन माफी की थी। जमींदार से उसका कोई सरोकार नहीं था। नायब ने अपने मालिक को जतलाया, हरिहर ने ही रैयतों को प्रश्रय देकर विद्रोही बना दिया है। जमींदार ने कहा, जैसे भी हो भट्टाचार्य को ठीक करो। नायब भट्टाचार्य की चरण धूली लेकर बोला, सामने वाली वह जमीन परगना की सीमा के अंतर्भुक्त है, उसे तो छोड़ना पड़ेगा। हरिहर ने कहा, यह क्या कह रहे हो? वह तो मेरी बहुत दिनों की दान की जमीन है। हरिहर के आंगन से लगी पैतृक जमीन को जमींदार के परगने के अंतर्भुक्त बतलाकर नालिश दायर कर दी गई। हरिहर बोले, तब तो
इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो बुढ़ापे में अदालत में गवाही देने नहीं जा सकूंगा। उनके बेटों ने कहा, घर से लगी पैतृक जमीन ही यदि छोड़नी पड़े तो फिर घर में कैसे टिका जाएगा? वृद्ध पैतृक घर के प्राणाधिक मोह में कांपते डग से अदालत के साक्ष्य मंच पर जाकर खड़े हुए। मुंसिफ नवगोपाल बाबू ने उनकी गवाही को ही साक्षी मान मुकदमा खारिज कर दिया। गांव में भट्टाचार्य के खास रैयतों ने इसे लेकर बड़े धूमधाम से उत्सव समारोह शुरू कर दिया। हरिहर ने जल्दी ही उन्हें रोका। नायब ने आकर विशेष आडंबर के साथ भट्टाचार्य की चरण धूलि ली और सारी देह और सिर माथे पर लगाई और फिर अपील दायर कर दी। वकील लोग हरिहर से पैसा नहीं लेते थे। वे ब्राह्मण को बार बार आश्वासन देते, इस मुकदमे में हारने की कोई संभावना नहीं है, दिन ही क्या कभी रात हो सकती है। यह सुनकर हरिहर निश्चिंत होकर बैठे रहे। एकदार जमींदार की कचहरी में ढाक ढोल बज उठे। पाठी की बलि के साथ नायब के मकान में काली मैया की पूजा होगी। भला बात क्या है? भट्टाचार्य को खबर मिली कि अपील में उनकी हार हुई है। भट्टाचार्य ने सिर पीटते हुए वकील से कहा, बसंत बाबू, यह आपने क्या किया? अब मेरी क्या दशा होगी? दिन कैसे रात हुई, बसंत बाबू ने इसका गूढ़ वृतांत इस तरह बतलाया। हाल ही में जो नए एडिशनल जज होकर आए हैं, वे जब मुंसिफ थे तब मुंसिफ नवगोपाल बाबू के साथ उनकी खटपट हो गई थी। उस समय वे कुछ नहीं कर पाए। आज जजी की कुर्सी पर बैठकर नवगोपाल बाबू की दी हुई राय को उन्होंने देखते ही सिरे से पलट दिया, इसलिए आप हार गए। आकुल हरिहर ने पूछा, हाईकोर्ट में क्या इसकी कोई अपील नहीं? बसंत बाबू ने उत्तर दिया, जज बाबू ने अपील से फल पाने की कोई संभावना नहीं छोड़ी है। उन्होंने आपके गवाह पर संदेह प्रकट किया है और विरोधी पक्ष के गवाह का विश्वास किया है। हाई कोर्ट में तो गवाह पर विचार नहीं होगा। फिर मेरे लिए कोई उपाय? वकील बोले, उपाय तो एक भी नजर नहीं आता। दूसरे दिन गिरीश बाबू ने लोगों के साथ आकर समारोह के साथ ब्राह्मण की चरण धूलि ली और जाते हुए उच्छ्वासित गहरी सांस के साथ कहा, प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों, हरिहर भट्टाचार्य तो बस एक मोहरा थे, एक तिनका थे। असली खेल तो उन दो जजों की आपसी खटपट और नायब गिरीश बसु के अहंकार का था। गुरुदेव टैगोर की यह कहानी आज 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बावजूद कितनी प्रासंगिक लगती है ना? आज भी अगर कोई आदमी पुलिस या कचहरी के चक्कर में पड़ जाए तो वह हरिहर की तरह उस सिस्टम के पैरों तले कुचल दिया जाता है। उसे न्याय नहीं मिलता, बल्कि किसी न किसी बड़े आदमी के स्वार्थ की भेंट चढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो नायब की उस आखिरी लाइन पर आता है जहां वह हरिहर की दुनिया उजाड़कर बड़े नाटक के साथ कहता है, प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा। जरा सोचकर बताइएगा, क्या आज के इस दौर में हमारी न्याय व्यवस्था और समाज का सिस्टम बदला है, या आज भी एक आम इंसान किसी सरकारी दफ्तर, कचहरी या किसी रसूखदार के सामने खुद को उसी तिनके की तरह बेबस महसूस करता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे नायब को देखा है जो चेहरे पर मीठी मुस्कान रखकर अंदर ही अंदर दूसरों की जड़ें काटता हो? आपके जो भी अनुभव या विचार हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके हर जवाब का इंतजार करूंगा। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी मार्मिक कहानी तिनके का संकट। वाचन मेरी यानी आपके अपने आशुतोष शर्मा की आवाज में था। अगले शनिवार रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।